नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। और वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के अपमान के बाद सियासत की, कोरोना की वापसी की, बीजेपी और कांग्रेस के प्रदर्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले बात करेंगे उपराष्ट्रपति के अपमान के बाद बीजेपी मामले को तूल देती दिख रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। संसद की सुरक्षा में चूक और इसके बाद तमाम विपक्षी सांसदों का संसद से निष्कासन, ये मुद्दा विपक्ष के पास, विपक्ष के हाथों में था। लेकिन फिर इसके बाद टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा जगदीप धनखड़ यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के एक तरीके से कह लीजिए कि वो सभापति हैं, उनको लेकर के कल्याण बनर्जी ने जो कुछ किया, उसके बाद से विपक्ष के हाथ से ये जो दो बड़े मुद्दे थे, सांसदों का निष्कासन या उनका बहिष्कृत किया जाना सदन से, और इसके बाद संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर के, इसके बाद ये पूरा पलड़ा बीजेपी के हाथ में आ जाता है। बीजेपी इसके बाद इसको राई का पहाड़ बना देती है। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का सम्मान तो होना चाहिए, उनकी सीट का सम्मान होना चाहिए। इसी बात को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कह रहे थे कि अगर मैं आज इस पद की गरिमा को नहीं बचा पाया तो मैं इसके साथ अन्याय करूंगा। आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी के बाद जब वो मिमिक्री करते हैं, मिमिक्री के बाद जब बीजेपी इस मुद्दे को हाथों हाथ लेती है, वहीं पर विपक्ष के हाथ से ये पूरा मामला छूट जाता है और विपक्ष भागता हुआ दिखाई देता है। आपको बता दें कि इस वक्त बीजेपी के बड़े बड़े नेता ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता भी जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह एक तरीके से कह लीजिए शिकायत कर रहे हैं। और विपक्ष के तमाम बड़े चेहरों के, जैसे राहुल गांधी हो गए या एक तरीके से उद्धव ठाकरे की जो सांसद हैं संजय राउत, उनका सबका पुतला दहन किया जा रहा है कि उन सब ने जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा का सम्मान नहीं किया और वो पद की गरिमा का सम्मान नहीं करते हैं। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के लिए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। कैमरामैन सुशील बहल के साथ मैं शिवम दुबे, इंडिया वॉइस, नोएडा। दिल्ली में सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा निकाला है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। संसद चूक को लेकर के और 143 सांसदों को लेकर कल कांग्रेस का दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि इसमें बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से संसद में चूक हुई और उनके 143 सांसदों को बाहर निकाला गया है, इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मोर्चा खोलने जा रही है। क्योंकि बता दें इसके अंदर बड़े बड़े नेता भी इस धरने में पहुंचेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया से, पूरे भारत से कांग्रेस के समर्थन में काफ़ी लोग पहुंचने की तैयारी में है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है। आज सभी की रोड मैप भी दे दिया गया है कि कल किस तरह से कहां से रूट निकाला जाएगा। यानी कहीं न कहीं कल दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस अपनी पूरी जान मान सब कुछ लगा देगी, क्योंकि बीजेपी इस समय प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन 2024 का भी ये मामला सामने आ रहा है। देखना ये होगा कि क्या आखिरकार कांग्रेस को ये कोई नया मुद्दा मिल गया है, क्योंकि 143 सांसद और साथ में सुरक्षा चूक को लेकर के साफ साफ कहा है, खड़गे ने भी कहा है और उनके मंत्रियों ने भी कहा है और कई सांसदों ने कहा है कि जब तक उन सांसदों को वापस नहीं लिया जाएगा, कांग्रेस धरना प्रदर्शन करती रहेगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइज। ईडी के समन का केजरीवाल ने दिया जवाब। क्या कहा केजरीवाल ने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजकर 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने इस ईडी के समन को राजनीतिक प्रेरित बताया है और कहा है कि मैंने अपना जीवन जो है वो ईमानदारी से जिया है, मेरे को ये समन की जरूरत नहीं है, आप इस समन को वापस लीजिए। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर अपना जवाब दिया। केजरीवाल ने ईडी के समन को राजनीतिक से प्रेरित बताया और कहा है कि मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है, इसलिए इस समन को वापस लीजिए। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपाशनिया पर जाने से पहले ईडी को अपना जवाब भेजा। साथ ही केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बताया और कहा कि मैं हर कानूनी समन को
समन का सामना करने के लिए तैयार हूं। केजरीवाल ने कहा कि ईडी का ये समन भी पिछले ही समन की तरह गैरकानूनी है और राजनीतिक से प्रेरित है, इसलिए समन को वापस लिया जाए। मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है और मेरे पास छिपाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नवंबर में ईडी ने समन भेजा था, तब केजरीवाल 3 राज्यों के चुनाव में व्यस्त थे और पेश नहीं हो पाए। इस बार भी पेशी पर नहीं जाने की वजह विपक्षियों को बताया है। आज से अरविंद केजरीवाल 10 दिनों तक विपक्षी केंद्र में रहेंगे। ये केंद्र पंजाब के होशियारपुर में है। बता दें कि बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल को झूठे मामले में फंसाने की साजिश हो रही है। अब इस पे देखने वाली बात यह होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार ईडी का समन जारी होता है। क्या जब तीसरी बार जब ईडी का समन केजरीवाल को जारी होगा, तब क्या केजरीवाल उस समन पे पहुंचेंगे? कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में CWC की बैठक हुई, क्या कुछ हुआ खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। एक तरफ 3 राज्यों में हुई हार पर चुनावी मंथन, तो दूसरी ओर आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा। जी हां, दरअसल 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज पहली बैठक की गई। इस बैठक में जिस तरीके से 3 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम आए हैं और जिस तरीके से कांग्रेस को इस चुनावों में असफलता हाथ लगी है, इस पर मंथन किया गया। साथ ही आज की इस वर्किंग कमेटी की बैठक में विशेष रूप से जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर रणनीति पर भी काफ़ी हद तक बात की गई। साथ ही इस बैठक में अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से विपक्षी सांसदों का जो सस्पेंशन का जो सिलसिला लगातार जारी है, इस पर भी बात की गई। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन पर जिस तरीके से सीट बंटवारा होना है और उस सीट बंटवारे पर किस तरीके से कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ेगी, इन मुद्दों पर भी विशेष चर्चा की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस बैठक में कांग्रेस के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक की शुरुआत की। इस मौके पर खुद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इसके अलावा दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला, ऐसे तमाम दिग्गज नेता उपस्थित हुए। साथ ही इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी विशेष बातें रखी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से एक और जहां चुनावी हार का मंथन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर बातचीत की जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस चुनाव को किस तरीके से भुना पाती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू हो सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। यूसीसी को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है कि 22 जनवरी के बाद जो कमेटी है वो ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप देगी और जिसके बाद जो राज्य सरकार है वो इसमें काम करेगी और ये कानून जल्द से जल्द पारित करेगी। वहीं अगर बात की जाए, इससे राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा का ये मानना है कि जो विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे भाजपा सरकार ने, वो पूरा करने जा रही है। यूसीसी लागू करके उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जो यूसीसी कानून को मानेगा। वहीं अगर बात की जाए तो विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि हमेशा से ये देखा गया है कि जो यूसीसी का जो जिल है हमें हर महीने निकलता है, लेकिन फिलहाल सरकार इस पर कोई सोच विचार नहीं करती। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि 22 जनवरी के बाद कभी भी आज नए साल की पहले मंथ में ही जो ड्राफ्ट है वो राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा और इसके बाद जो राज्य सरकार है वो इसे कानून को धरातल पर उतारने का काम करेगी। अब देखना होगा क्या जो मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है वो पूरा होगा 22 जनवरी के बाद, या फिर एक बार जो चर्चाएं हैं उत्तराखंड में दोबारा गर्म होकर ठंडी पड़ जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। कथित तौर पर शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की फिलहाल मुश्किल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने कथित तौर पर शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज उनकी न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से 10 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं अगर हम बात करें जहां एक और उनकी न्यायिक हिरासत को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया, तो दूसरी ओर आज जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी थी, जिसे फिलहाल कल के लिए टाल दिया गया है।
फिलहाल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जमानत याचिका पर सुनवाई टालना और दूसरी ओर लगातार न्यायिक हिरासत की तारीखें जो आगे बढ़ाना, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल जो आबकारी घोटाला है इसमें सांसद संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं फिलहाल थमने वाली नहीं हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस पूरे के पूरे कथित तौर पर शराब घोटाले में आगे आने वाले समय में और किन किन के नाम सामने आते हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। कोरोना फिर दे रहा है दस्तक। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें कि अब तक भारत में 600 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 300 अकेले केरला से हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में केरला में 3 मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं आज दिल्ली के गाजियाबाद में भी एक नया JN वेरिएंट जो है उसका एक नया मामला सामने आया है, जिसमें से एक लोग की मौत भी हो गई है। केवल केरला या दिल्ली में ऐसे मामले सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि गोवा में भी बहुत सारे नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना 19 के ये JN1 वेरिएंट के ये सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। बीते कुछ महीनों से चीन से लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि वहाँ कोविड का नया वेरिएंट JN फैल रहा है। अब भारत में भी JN1 वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। बता दें कि भारत के हर राज्य से इससे होने वाले इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। गोवा में मिले सैंपल में JN1 वेरिएंट के लगभग 15 मामले सामने आए हैं। ऐसे में इस नए वेरिएंट को लेकर जानना चाहते हैं कि आखिर वो सतर्क और सावधान कैसे रहें। तो इसके लिए सरकार ने सबको सावधान रहने के लिए कहा है। सरकार ने कहा है कि डिस्टेंस बना के रखें, अपना मास्क लगा के रखें। यहाँ तक कि चंडीगढ़ की अगर बात करें तो वहाँ पे मास्क लगाना कंपलसरी भी कर दिया गया है। जिस तरह से कोरोना के मामले फैल रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि इससे डरने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से JN1 के बारे में बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि JN1 का जो फैलने का दर है वो काफ़ी तेज़ है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। जिस तरह से केरला में 3 लोगों की मौत हो गई है, गोवा में भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं, तो इससे सरकार ने सावधान रहने के लिए सभी को बोला है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। लखनऊ में ध्वस्तीकरण कार्यवाही के बीच हुआ विरोध। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम पांडे। आज लखनऊ में अकबर नगर के पास अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए लखनऊ LDA और जिला प्रशासन की टीम पहुंची और वहां पर साफ तौर से देखा गया कि लगातार जो अवैध कब्जाधारी थे, लगभग कहा जा सकता है कि वहां पर जब कार्रवाई की जा रही थी, कार्रवाई के दौरान काफ़ी संख्या में जो कब्जाधारी थे उन सभी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया और विरोध के दौरान पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई। वहीं और साफ तौर से कहा जाता है कि हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई। हाईकोर्ट ने याचिका को देखते हुए तत्काल रूप से जो कार्रवाई हो रही थी उसको रोक दिया है, लेकिन फिलहाल अब कार्रवाई रोकी जा चुकी है। कार्रवाई अब जब जो याचिका है, याचिका पर जो सुनवाई होगी उसके बाद की जाएगी। इससे पहले जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई के लिए जो कार्रवाई हो रही थी, कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर चुका था। नोटिस के बाद भी उन सभी नोटिस को लेकर के जो कब्जाधारी हैं, जो कारोबारी हैं, वो सभी जो है हाईकोर्ट में अपनी याचिका जो है वो दायर कर चुके हैं। अब देखना ये होगा किस तरीके की जो कार्रवाई है वो देखी जाएगी। लगातार कहा जा सकता है जिस तरीके से जो आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो GCB है वो पहुंची थी, जब कार्रवाइयाँ होना शुरू हुई थी तभी जो है जो याचिकाकर्ता थे वो सभी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब राहत की सांस जो है जो कब्जाधारी हैं उनको मिल चुकी है। जाहिर सी बात है, जब कब्जाधारियों ने हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए, हाईकोर्ट से उनको राहत मिली और अगली सुनवाई तक की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं रोक दी गई है पूरी तरीके से। अब जो कार्रवाइयाँ हैं अवैध अतिक्रमण को लेकर के वो अभी नहीं की जाएगी, लेकिन अब देखना ही होगा कि आगे किस तरीके की कार्रवाई जो हाईकोर्ट है उसकी तरफ से की जाती है और किस तरीके की रूपरेखा बन करके जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई करते हैं। मैं शुभम पांडे, इंडिया वॉइस से राहुल पाठक। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के हीरो को CM धामी ने किया सम्मानित। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता।
सिलक्यारा टनल हादसे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रेट माइनर्स को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। देहरादून के जो मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय है वहां पर इन 14 रेट माइनर्स को बुलाया गया और उनके बाद उन्हें शॉल उड़ा के सम्मानित किया। इस दौरान 50-50 हजार का जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया था कि रेट माइनर्स को वो सम्मानित करेंगे, इस दौरान वो चेक भी बांटे गए, जिसके बाद जो कहा जा सकता है जो रेट माइनर्स थे उनके अंदर एक खुशी की लहर थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सम्मान किया। तो कहीं ना कहीं जो सिलक्यारा में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं रेट माइनर्स, उनको आज सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। अगर इसकी बात की जाए तो ये टनल जो हादसा हुआ था बहुत ही कहा जा सकता है कि विश्व भर का सबसे कठिन ये टनल रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें आखिरी मौके पर रेट माइनर्स ने आकर उन मजदूरों की जान बचाई थी, जिसके बाद पूरे देश भर से उन्हें बधाइयां मिली थी। रेट माइनर्स के जो कार्य किए थे उसको प्रोत्साहन मिला था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ही पुष्कर सिंह धामी ने ये ऐलान किया था कि उन रेट माइनर्स को 50,000 रुपये का इनाम मिला है और आज मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सम्मानित करके ये कार्य पूरा किया है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। वाराणसी में ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम था, लेकिन किस कारण से टल गई सुनवाई? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौबे। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण मामले में आज एक अहम सुनवाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुनवाई टल गई। उसकी अगली तारीख जो है 3 जनवरी की नियत की गई है, जब एक बार फिर से जिला अदालत में दोनों पक्ष बैठेंगे, साथ ही साथ जिला जज जो है उस पूरे मामले को सुनेंगे। आपको बता दें कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी याचिका की आज सुनवाई थी, जिसमें निश्चित तौर पर ही हिंदू पक्ष ने ऐसी दलील दी थी कि सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाए। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की याचिका थी कि सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, ताकि उनका ऐसा अनुमान था कि इससे जो है माहौल खराब हो सकता है और धार्मिक सौहार्द जो है प्रभावित हो सकता है। उसका हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि जो एएसआई सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक ना की जाए। वहीं हिंदू पक्ष कह रहा था कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, जिससे एक एक पहलुओं की जानकारी आम जनता को मिल पाए, मीडिया के थ्रू जो है इसकी जानकारी सभी तक पहुंच पाए। ऐसे में ये सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, लेकिन कहीं ना कहीं वकीलों के विरोध के चलते आज जो है अंजुमन इंतजामिया कमेटी के कुछ लोग जो है देर से पहुंचे अदालत में और बाद में फिर से हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के बीच आपसी सहमति बनी, जिसके बाद जिला अदालत को ये बताया गया कि अगली सुनवाई आप नियत कर सकते हैं, हम दोनों लोग सहमत है इस पर। इसके ठीक बाद जिला अदालत ने 3 जनवरी की तारीख नियत की है, जबकि पूरे इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी और 3 तारीख को ये पता चल पाएगा कि क्या उस दिन जो है रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी या नहीं की जाएगी। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि उस दिन बहस के बाद अदालत किसी एक फैसले पर आकर वो फैसला सुरक्षित रख ले और फैसला सुनाने के लिए किसी अगली तारीख का जो है तय कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और ये पूरा मामला ज्ञानवापी का लगातार हाई प्रोफाइल बना हुआ है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी है और अब लगातार सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और ना करने की बहस जो है एक बार फिर से छिड़ चुकी है। वाराणसी से आदित्य सिंह के साथ विकास चौबे, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के मूल निवासियों को अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड राज्य में सशक्त भू कानून के साथ साथ मूल निवास प्रमाण पत्र की जो अनिवार्यता थी, जिसको 1950 करने की मांग की जा रही थी, उसको लेकर सामाजिक संगठनों का सरकार के खिलाफ होहल्ला चल रहा था। सामाजिक संगठनों ने आगामी 24 दिसंबर को देहरादून में एक विशाल जन आक्रोश रैली निकालने का भी आह्वान किया था, जिसका जोर शोर से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार भी हो रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो मांग थी उस मांग को पूरा करने का काम यहाँ पर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो मूल निवास प्रमाण पत्र के बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की जो बाध्यता थी उसको समाप्त करने का निर्णय यहाँ पर लिया है। शासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसको तत्काल लागू कर दिया जाए, ताकि राज्य में जो प्रशिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनको किसी भी भर्ती परीक्षा में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता न ली जाए। अलीगढ़ में भाजपाइयों ने फूका कांग्रेस का पुतला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के बाद पूरे देश में भाजपाइयों के द्वारा भारी आक्रोश व्यक्त, जिसके बाद भाजपाइयों के द्वारा लगातार जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के चलते अलीगढ़ में आज 2 थाना क्षेत्र, थाना दिल्ली गेट और थाना सिविल लाइन क्षेत्र में भाजपाइयों के द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस का पुतला दहन किया है। तो वहीं कहीं ना कहीं भाजपाइयों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई और राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। कौन कौन होगा शामिल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिनव आनंद। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बन रहे नवनिर्मित श्री राम लला का भव्य दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, इस पर
देश में फैले तमाम असंख्य राम भक्तों की नज़र बिल्कुल टिकी हुई है। आपको बता दें कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठित कर भगवान को विराजमान करेंगे। आपको बता दूं कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय लगभग 8,000 लोगों को, वीआईपी लोगों को लगभग आमंत्रण भेजा है। आपको बता दूं अयोध्या के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बिल्कुल जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण बिल्कुल इस कार्यक्रम को लेकर सजग दिखाई पड़ रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए अभिनव सिंह। कनॉट प्लेस की गोपालदास बिल्डिंग में लगी भीषण आग। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। कनॉट प्लेस में अचानक से बिल्डिंग में आग लगी, जहां बताया जा रहा है 11 मंजिल पर ही आग लगी थी। लेकिन जैसे सूचना मिली, दिल्ली की फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच गई और 70 से अधिक कर्मचारी मौजूद थे। उन्होंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की गई है। लगातार अभी भी वहां पर आग बुझाने का काम चल रहा है। देखना यह होगा कि अभी कोई हताहत ऐसे कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें किसी को नुकसान हुआ है। लेकिन बिल्डिंग में जो आग लगी थी वो काफी भयानक देखने को थी, क्योंकि सीपी के दिल्ली के रनहौला से बरामद हुआ टुकड़ों में शव। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। बाहर दिल्ली के रनहौला थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक बकरवाला मोड़ के पास शक्त विशत हालत में एक शव बरामद होने की सूचना मिली। सूचना पाकर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और अलग अलग हालत में यहाँ शव बरामद हो। मेरे पीछे की जो तस्वीर है, मैं इसी जगह पर खड़ा हूँ। यहाँ पर जो शव है वो टुकड़ों में बरामद हुआ, जिसका कुछ हिस्सा यहाँ बरामद हुआ। सुबह सुबह लगभग यहाँ पे बरामद किया गया। उसके बाद जब शव का कुछ अलग हिस्सा जो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर बरामद किया गया है। आपको बता दें कि हरदोई में अपहरण होने के 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ हैं खाली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। अपहरण के 24 घंटे बीत रहे हैं और आपको बता दें कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कल एक घटना हुई थी पाली थाना क्षेत्र में, जहां पर एक कपड़ा व्यापारी अपने घर जा रहा था अपनी दुकान बंद कर। उसके बाद में उसको पीछे से कुछ कार सवार आए, उसकी बाइक में टक्कर मारी, जो कि वो गिर पड़ा और उसके बाद में उसको मार पीट कर उसी कार में लाद लिया। लादने के बाद मिर्जापुर में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई। कौन किस पर रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर के कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं का कल इलेक्शन हुआ था। आपको बता दें दो दिन से इलेक्शन चल रहा था, जबकि वो चुनाव कल फाइनल हो गया। रात में 9 बजे के बाद रिजल्ट आया। आपको बता दें कि जो है कि संजय कुमार उपाध्याय 648 वोट पाकर वो विजयी हुए और सचिव में जो है सचिव में 900 कैलाश यादव 921 वोट का विजयी हुए। आपको बता दें कि जिस तरह से इन लोगों ने गाजा बाजा के साथ स्वागत किया और माला फूल से इनका स्वागत किया विजयी होने के बाद, उपाध्याय जी बड़े खुशी से जो है जाहिर किए। लोगों ने अभियक्ताओं ने उनको पकड़कर माला पहनाया और गाजे बाजे के साथ में रात में खुशी का माहौल पूरे कचहरी परिषद में दौड़ गई है। आपको बता दें कि ये जो 2 दिन से जो इलेक्शन चला, सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि किस तरह से हमारे वोट की विजय हुए, और लोग ने पर्चा दाखिल करके वोट दिया और अपने बारी का इंतजार करते रहे। लेकिन शाम को जैसे 9 बजे के बाद वोट का काउंटिंग होता है, काउंटिंग के बाद उपाध्याय जी यानी संजय उपाध्याय जी वोट में विजयी पाकर पूरे कचहरी माहौल में खुशी का उल्लास उतर पड़ा है। आपको बता दें कि ये जो है कि इन लोग का टेंडर 1 साल से होता है, हर साल वोट इसी तरह किया जाता है। लोग अपने पसंदीदा जो है कि सचिव चुनते, अध्यक्ष चुनते हैं। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया। आगरा में लेखपाल की रिश्वत के 10 लाख रुपए लेने का मामला सामने आया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। आगरा में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के अंदर एक व्यक्ति बात करता हुआ नजर आ रहा है और उसके सामने रखी टेबल पर एक थैला रखा है जिसमें दावा किया गया है कि उसमें 10 लाख रुपए रखे हैं। जिसके बाद में शिकायतकर्ता उमेश राणा ने आगरा के सदर तहसील के लेखपाल भीम सैलन के ऊपर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने रिश्वत के 10 लाख रुपए लिए हैं। साथ ही रिश्वत ली हुई रकम उनकी कार में रखी हुई है, जो कि इस वक्त सदर तहसील में खड़ी हुई है। कल रात को काफी देर तक हंगामा चला, जिसके बाद में मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गया और कार की चाबी ना मिलने के वजह से कार को टोचिंग के जरिए थाने ले जाया गया। जिसके बाद में सुबह मॉर्निंग में आला अधिकारियों के सामने फॉरेंसिक टीम ने वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने कार को खोला तो रिश्वत लिए गए 10 लाख रुपए कार में
मौजूद मिले, जिसके बाद में एसडीएम सदर ने भीमसेन लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। अब देखना होगा कि आगे एसडीएम सदर भीमसेन लेखपाल के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन बीके के साथ मैं आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।